ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत सिंगापुर की सुदृढ़ होती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वरण सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारत सिंगापुर की व्यापक साझेदारी पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। स्वर्ण सिंह जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश जी, मुझे अपने कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि भारत और सिंगापुर के बीच में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी और भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली पर चर्चा हुई और सहमति हुई। तो सबसे पहले प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सहमति पत्र हैं, इनके क्या व्यापक मायने हैं और इनसे भारत को किस तरह का लाभ मिलेगा? आप इन चारों दस्तावेजों में यदि कोई एक तरह से केंद्रीय सूत्र उसमें ढूंढना चाहें कि क्या जोड़ता है सभी को, तो उसमें सब में कौशल प्रशिक्षण की और सुधार की बात की गई है कि अपस्किलिंग और स्किल बिल्डिंग की बात उसमें हुई है। तो कोशिश ये है कि ये अत्याधुनिक तकनीक के जरिए किस तरह से विकास को, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, उसको किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि भारत को भी एक तरह से एक्सपोर्ट लेड जो डेवलपमेंट है भारत का, उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाए और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पिटिटिव बनाया जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सिंगापुर है। तो प्रधानमंत्री ने जैसे कहा वहां अपने भाषण में कि वो चाहते हैं कि भारत में कई और सिंगापुर बनाए जा सकें सिंगापुर के सहयोग के साथ, और उसमें जाहिर है कि सिंगापुर की भी लगातार जो उन्नति है, वृद्धि दर है, वो बना रहेगा भारत से जुड़ने के साथ, क्योंकि जो वहाँ जमीन का और जो ह्यूमन रिसोर्स का एक तरह से कह सकते हैं कि जो सीमा है, भारत उसमें बहुत सहायक हो सकता है उनके लिए। और इसीलिए आप देखें कि आदान प्रदान और व्यापार और निवेश से बढ़कर अब ये साझा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस है, तकनीक पर फोकस है, उसको भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ाना है, आपस में तालमेल बनाते हुए उसमें पूरा ध्यान इन चारों ही एमओयूज में आपको नजर आएगा। जी प्रोफेसर सिंह, खासतौर से अगर हम बात करना चाहें सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बहुत महत्ता है विभिन्न क्षेत्रों में, भारत को काफी जरूरत होती है और काफी समय से सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है कि भारत में ही सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएं। और प्रधानमंत्री जी ने सिंगापुर में वहां की जो कंपनी है AEM होल्डिंग्स, उसका दौरा भी किया, ये समझने के लिए कि किस तरह से सेमीकंडक्टर का पूरा जो उनका प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है, और उन्होंने वहां की कंपनियों को भारत में आने, यहाँ पर निवेश करने और कंपनी लगाने का इन्विटेशन भी दिया। तो सेमीकंडक्टर के बारे में खास तौर से आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। यदि आप कोई एक क्षेत्र ढूंढना चाहें जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित रहा दोनों तरफ से और खासकर भारत की तरफ से, जाहिर है वो क्षेत्र सेमीकंडक्टर्स का है। और सेमीकंडक्टर्स आज जितनी भी रोजमर्रा की तकनीक का उत्पाद करते हैं, यंत्रों का उत्पाद करते हैं, सभी में अब वो सेमीकंडक्टर चिप्स को इस्तेमाल किया जाता है। और खासकर जिस तरह से अति आधुनिक तकनीक आप बनाना चाहते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हो या जटिल समस्याओं से जूझने वाली तकनीक हो, सभी में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। तो उसके लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत भी अपने यहाँ खुद उत्पाद करे सेमीकंडक्टर चिप्स का। और सिंगापुर देखने में छोटा देश है, पर दुनिया का 10% जो व्यापार है सेमीकंडक्टर को लेकर वो सिंगापुर से होता है, वहां से निर्यात होता है। और दुनिया की जो सबसे ताकतवर 15 बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर्स का उत्पाद करती हैं, उनमें से 9 सिंगापुर में प्रेजेंट है। तो सिंगापुर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस क्षेत्र में। और उसी के लिए जब तालमेल आपस में भारत से बनता है, तो चाहे वो कौशल परीक्षण की बात हो, या उसमें जो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, या एक्सपोर्ट्स की जो पूरे तौर तरीके हैं, उत्पादन के तरीके हैं,
अलग अलग क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर्स की उत्पाद में ही आप देखें कि भारत और सिंगापुर आपस में मिलकर काफी आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत के पास बहुत बड़ी भूमि है, बहुत बड़ा जनसंख्या है, जो युवा हमारे हैं वो आप देखिए लगातार स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न्स बनाने में सबसे आगे रह रहे हैं। तो सिंगापुर को भी उसमें लगता है कि ये आपस में म्यूचुअल बेनिफिट की बात है कि वो कोशिश करें कि भारत के साथ तालमेल करके जो भारत महत्वाकांक्षा एक तरह से है कि दुनिया के सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में उसकी एक खास जगह होनी चाहिए भविष्य में, उसमें भी आपको लगता है कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। इसीलिए सेमीकंडक्टर मुझे लगता है कि एक खास क्षेत्र है जिसमें आपस में समझ भी साझा हुई और किस तरह से इस साझेदारी को आगे ले जाना है उस पर भी आपने जैसे कहा उस पर हस्ताक्षर। एक और क्षेत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही देशों के लिए वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी और उसके साथ जुड़ी हुई चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और इसके साथ ही शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि सिंगापुर छोटा देश होते हुए भी गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से काफी आगे है और दुनिया के QS रैंकिंग के हिसाब से देखें तो सारे बड़े विश्वविद्यालय सिंगापुर में ही हैं। तो शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह के और अभी दोनों तरफ से भागीदारी की संभावना है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले करीब 20 साल में 2 दशकों में सिंगापुर का नाम बहुत उभर कर सामने आया है और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो अध्यापक हों चाहे वो वहाँ के विद्यार्थी हों, भारत लगातार उनके विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में नजर आता है। और ये तालमेल केवल शिक्षा से ही सीमित नहीं है, वो शोध में भी है। और चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन की बात हो, कई क्षेत्रों में शोध में और इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर का पहले से ही काफी अच्छा तालमेल और दोस्ती और साझेदारी बनी हुई है। उसी को आगे ले जाते वक्त जब पूरा ध्यान आप देखते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में बहुत ध्यान केंद्रित होता है, उसका भी ठीक वही कारण है कि जो क्वालिटी कंट्रोल की बात है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात है, भारत को और कम्पेटिटिव बनाने की बात है, तो उसमें सभी अति आधुनिक जो तकनीक के क्षेत्र हैं उसमें सब में एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हार्डवेयर मटेरियल में हम बात करते हैं तो हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, उसी तरह से सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आता है। तो क्योंकि सिंगापुर उस क्षेत्र में भी एक बहुत विकसित देश की तरह बहुत आगे है, तो भारत से तालमेल करने से वही उनको बहुत बड़ी मार्केट और जमीन मिलती है। कोशिश हो रही है कि किस तरह से वो सब क्षेत्रों में आपस में जुड़े जो भविष्य में दूर तक दोनों को आपस में दोस्ती बनाए रखने में और दोनों को उससे फायदा हो, इस तरह की पार्टनरशिप लगातार बनाने में कोशिश है। इसीलिए अति आधुनिक जो क्षेत्र हैं मैन्युफैक्चरिंग के और शोध के, उस पर पूरा ध्यान था इस यात्रा में। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर सहमति बनी है वो है स्वास्थ्य और औषधि। हम सभी जानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने की जो पूरी मुहिम है उसमें काफी सफलता हासिल की है और औषधि के क्षेत्र में भी भारत काफी आगे है, वैक्सीन के क्षेत्र में भारत काफी आगे है। ऐसे में सिंगापुर के साथ इस क्षेत्र में साझेदारी से हमें किस तरह का लाभ मिलेगा? आप है कि जो भारत के जो डॉक्टर्स का एक तरह से जो क्रेडेंशियल्स है वो दुनिया भर में नजर आते हैं। चाहे आप ब्रिटेन में देखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स में भारतीय मूल के लोग अच्छे डॉक्टर और सफल डॉक्टर माने जाते हैं। और उसी के चलते आप देखें पिछले कुछ सालों में जेनेरिक मेडिसिन को लेकर भारत को जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है आज, और इसका प्रदर्शन करने का अवसर भारत को मिला पूरा सर्वव्यापी महामारी के दौरान, जब पहले कुछ दवाइयां जैसे पैरासिटामोल और बाद में वैक्सीन भी भारत ने कई देशों तक पहुंचाया। और उसके अलावा अपने आप देखें 140 करोड़ जनसंख्या में करीब 90 करोड़ जनसंख्या को आपको दवाई और वैक्सीन मुहैया कराना था, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये सब चीजें जो परीक्षण एक तरह से भारत ने किए हैं उससे भारत की साख और भी बढ़ी है। और खासकर सर्वव्यापी महामारी के चलते उस दौरान भी भारत और सिंगापुर में बहुत अच्छा तालमेल बना रहा था, चाहे वो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति कॉशन बताने या दिखाने की बात हो या एक दूसरे की सहायता करने की बात हो। तो उस वक्त भी भारत का ये जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा योगदान पूरे विश्व में हो रहा है वो सिंगापुर में भी वो नजर आया था और सिंगापुर की तरफ से भी सहायता हुई थी। तो ये
भी एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे लगता है कि किसी भी देश को जब बड़ी महान शक्ति बनने की और बढ़ते हुए हम देखते हैं तो उस देश को आप देखेंगे कि अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य से ही आप एक ऐसी सक्षम पीढ़ी को तैयार करते हैं जो आपको विकसित देश बनने में बिल्कुल सहायक नजर आते हैं। उसी के चलते आप देखें कि इस पर भी पूरा ध्यान अब भारत का भी है और उसके साथ योगदान सिंगापुर का भी होने वाला है। जो एक और क्षेत्र है जिस पर सहमति बनी है, आपने भी उसका शुरुआत में जिक्र किया, वो है स्किल, कौशल विकास। और कौशल विकास को लेकर भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से प्रयास किए हैं और एमएसएमई से लेकर और स्किल इंडिया को लेकर तमाम तरह की योजनाएं भारत सरकार ने बनाई हैं। क्योंकि जब कौशल का विकास होगा तो निश्चित रूप से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार की हमारी समस्या का निदान निकलेगा। तो कौशल विकास की दृष्टि में वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत और सिंगापुर आपस में साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं? जो कौशल का परीक्षण है उसमें सुधार लाने की जरूरत है, वो सभी क्षेत्रों के लिए आप देखें कि बहुत जरूरी हो जाते हैं। चाहे वो उत्पाद में किफायत लाने की बात हो, उत्पाद को और अच्छा बनाने की बात हो, कम्पिटिटिव बनाने की बात हो और उसको तेजी से तैयार करने की बात हो, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आप देखें कि वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, कौशल जो है उसमें सुधार लाने की, उसका परीक्षण अच्छे से करने की हमेशा सभी क्षेत्रों में जरूरत रहती है। हाँ, भारत और सिंगापुर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान पूरा जाता है जो अति आधुनिक तकनीक के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, सेमीकंडक्टर्स की बात हो, टेलीकम्युनिकेशंस की बात हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात हो, इन सब में भी किस तरह से, और डिजिटलाइजेशन की जो पूरा फोकस है कि भारत चाह रहा है, डिजिटलाइजेशन भी एक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उससे बहुत एफिकेसी आती है, एफिशिएंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आसान हो जाती है। तो इन सभी क्षेत्रों में जहां अति आधुनिक तकनीक के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में खासकर मुझे लगता है कि सिंगापुर भारत के साथ बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। भारत को पिछले 10 सालों से आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पूरा ध्यान स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा है, एक खास मंत्रालय भी है इसको लेकर। प्रोफेसर सिंह, हम जानते हैं कि भारत के लोगों की जो उपस्थिति है वो सिंगापुर में बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग 3.5 लाख भारतीय लोग सिंगापुर में रहते हैं और विभिन्न तरह के कामों में लगे हुए हैं वहां पर। तो जो सांस्कृतिक रिश्ता है हमारा सिंगापुर से, वो बहुत ही पुराना है और सिंगापुर के निर्माण में और उसके विकास में भारतीयों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है या जो सांस्कृतिक संबंध हैं भारत और सिंगापुर के बीच में, और खासतौर से जब प्रधानमंत्री जी अभी सिंगापुर गए तो वहां पर ये घोषणा भी की गई कि भारत का पहला जो सांस्कृतिक केंद्र है, तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, वो सिंगापुर में खोला जाएगा। तो दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को किस तरह से मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वालुवार का जो सांस्कृतिक केंद्र उनके नाम से खुलने वाला है वो बहुत अच्छा एक आप देखें इनिशिएटिव है। आपने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के लोग वहाँ सिंगापुर में रहते हैं। ठीक उसके साथ सिंगापुर में बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनमें भी भारत का चौथा नंबर है। तो बहुत से लोग भारत से लगातार, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो, किसी और काम को लेकर हो, बहुत से भारतीय यात्राओं पर भी लगातार सिंगापुर जाते हैं। भारत हमेशा सिंगापुर में बहुत बड़े संख्या में भारतीय लोग वहाँ आपको नजर आएंगे। भारत का बहुत अलग अलग तरह से ऐतिहासिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत तरह से आपस में जुड़ाव बना रहा है इतिहास में। और मुझे लगता है यही कारण है कि आज इतनी तेजी से आप देखें, सबसे पहला ये उदाहरण है कि एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल शुरू हुई है जिसमें 4 जो सीनियर मिनिस्टर्स भारत के थे वो उसमें शामिल हुए थे पिछले सप्ताह, और कहा जा रहा है कि वो लगातार बना रहेगा। उसमें 4 से ज्यादा या कम भी जा सकते हैं। ये इस तरह का जो मैकेनिज्म है आज तक किसी भी 2 देशों में नहीं बना है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना आपस में जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है आपस में, और कितना कॉम्प्लीमेंटरिटी है रिलेशनशिप में, कि वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारत की रुझान एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसमें सिंगापुर एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है उसका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत सिंगापुर की सुदृढ़ होती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वरण सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।